Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my R&D. चलो फिर आज बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। एक्चुअल में अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो प्रोग्रामिंग सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है प्रैक्टिस। पहले भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1 के नोट्स में भी लिखा हुआ है और एक बार फिर से आज रिवाइज कर रहे हैं कि सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका जो प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करवाएगा वो है प्रोग्राम का प्रैक्टिस। तो इसलिए मैंने एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स डिजाइन किए हैं, चैप्टर वाइज डिजाइन किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट। इसमें 4 सेट रखे हैं हमने। हर क्वेश्चन लॉजिकल है, बेहतरीन है, छोटे छोटे डिफरेंस पे उसको आगे बढ़ाया गया है। यानी प्रॉपर वे में अगर प्रैक्टिस किया जाए स्टार्टिंग से सिर्फ इन क्वेश्चंस का, जो यहाँ गिटहब पे लिस्टेड है, ऑलरेडी पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है, तो कहीं कोई शक नहीं है कि आसानी से प्रोग्रामिंग और लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव हो सकता है, किसी भी डेवलपर का हो। वो कभी पहले से कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया हो, बट इन सारे प्रैक्टिस सेट्स का अगर प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से उसका प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो सकता है। और इसके लिए सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे गिटहब पे एक फोल्डर बना है प्रैक्टिस सेट, वैसे ही यहाँ पे आज के बाद से एक नया फोल्डर आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन। एंड प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन के अंदर हर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस का आंसर होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लूपिंग से। पहले हम लूपिंग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे बाकी सेट्स का सॉल्यूशन भी आते चला जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 12, दैट इज द लूपिंग क्वेश्चन, बेसिक लूपिंग क्वेश्चंस। सेट ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये लूपिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन सेट को भी देखेंगे तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन सेट में भी क्वेश्चंस को ग्रेजुअली क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है, जिससे एक्चुअल यूज ऑफ दैट टॉपिक, यानी ये लूपिंग का टॉपिक है तो एग्जैक्टली लूपिंग कब कैसे हम यूज करेंगे ये भी पता चलता है इस प्रैक्टिस सेट को बनाने से। तो बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, WAP, WAP means write a program. So write a program to print the word logic 5 times without any loop and go to। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि लॉजिक वर्ड हमें 5 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं, कंसोल पे प्रिंट करने हैं। और 5 टाइम्स मतलब चीजों को रिपीट करना है। लॉजिक वर्ड कॉमन है, एक ही वर्ड है जिसको 5 बार हमें प्रिंट करना है। तो बेस्ट सॉल्यूशन था कि हम इसके लिए लूप का यूज करें, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना लूप का हमें ये 5 बार प्रिंटिंग करवानी है। तो बहुत बेसिक सा फंडा है यहाँ पे। 5 टाइम्स अगर प्रिंट करनी है तो 5 टाइम्स हम लोग प्रिंटफ को यूज कर लेंगे, क्योंकि लूप यूज नहीं करना है, गो टू यूज नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फुल स्क्रीन, ऑल्ट F C फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी। बाय डिफॉल्ट ये बिन डायरेक्टरी में आ जाता है। तो माई R&D में बाकी प्रोग्राम्स हम लोग बनाए थे, प्रैक्टिस सेट्स भी वहीं पे बनाने वाले हैं। ऑल्ट F N एक नया फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट PS, प्रैक्टिस सेट 12। तो नाम ही रख लें हम लोग PH12, यानी प्रैक्टिस सेट 12 Q1 यानी question1.c। और क्वेश्चन था कि 5 टाइम्स लॉजिक वर्ड को प्रिंट करना है। तो वॉइड मेन, अब 5 टाइम्स प्रिंट करनी है, उससे पहले हम करेंगे क्लियर स्क्रीन और लास्ट में हम करेंगे गेट शीट। बट एंड इन बिटवीन 5 टाइम्स लॉजिक वर्ड, देन प्रिंटफ लॉजिक, और सिंपल सा प्रैक्टिस करना है 5 टाइम्स। और ये बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं प्रोग्रामिंग इम्प्रूव नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है। इवन मैं आंसर डाल रहा हूँ फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल F9। तो ये 5 बार लॉजिक वर्ड प्रिंट कर रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, बट ये कर रहा है। So this is the solution of question 1 from practice set 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको क्लोज करते हैं। सेव, ऑल्ट F N, पहले से ही फाइल बना दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 12 question2.c। और अब क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। So second question is WAP, it means write a program to display logic
5 times using go to statement. This time अब हमें go to statement का यूज करना है, तो ठीक है, full string void main गो टू स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट कहलाता है, और गो टू को यूज करने से पहले एक लेबल क्रिएट करना पड़ता है, और उस लेबल पे हम बार बार जंप करवा सकते हैं गो टू की मदद से। तो पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस रखते हैं, 2 लाइन तो हर प्रोग्राम में लिखना है, क्लियर स्क्रीन एंड गेट सीट। उसके बाद एक लेबल क्रिएट करते हैं, किसी भी नाम से क्रिएट किया जा सकता है लेबल। लेबल क्रिएट करने का सिंपल तरीका है लेबल नेम एंड उसके बाद कोलन सिंबल। बट इन जनरल बेस्ट प्रैक्टिस है कि लेबल जब भी बनाए तो उसको कैपिटल लेटर से बनाए, ताकि वो थोड़ा यूनिक दिखे और पता चले कि हाँ वो कुछ अलग चीज है, वो एक लेबल है, वो एक टैग है। तो यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया फ्रेंड, और इस लेबल के अंदर एक टैब दे दिया, और प्रिंट करेंगे प्रिंट एंड देन लॉजिक। एक ही बार हमने प्रिंट किया है यहाँ पे, और सिंपली हम यहाँ पे लगा सकते हैं गो टू एंड देन प्रिंट एंड देन सेमीकोलन। तो ये जंप स्टेटमेंट है, एक बार इतना ही चलाते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे क्वेश्चंस का, बट इसको एक बार चलाते हैं ताकि गो टू को देखें कि ये काम कैसे करता है। चलाया और ये लगातार चल रहा है, इसको बाहर निकलना है, कंट्रोल डी काम नहीं कर रहा, कंट्रोल सी ये भी काम नहीं कर रहा, विंडो डी, और टर्बो अनफॉर्चुनेटली एक बार क्लोज करना पड़ेगा। ओके, दोबारा स्टार्ट करते हैं टर्बो। ऑल्ट एंटर, सेम प्रोग्राम दोबारा ओपन करेंगे, और ऑल्ट एफ सी फॉर चेंज डायरेक्टरी, माई RNT, ऑल्ट F4, प्रोग्राम का नाम था PS12Q2.C। प्रोग्राम को सेव किया था, दिस इज माई RNT, ये PS12Q2.C। ओह, पर कोड लॉस हो गया, सेव नहीं हुआ। एनीवे, void main एंड हमने किया था क्लियर स्ट्रिंग एंड देन एक लेबल प्रिंट, और इसके अंदर printf लॉजिक, और हमने फिर किया था गो टू एंड देन प्रिंट सेमीकोलन लास्ट में। अब ये प्रोग्राम चलाया तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चला, इसको समझते हैं कैसे चला इनफाइनाइट टाइम। क्लियर स्क्रीन पे आया, उसके बाद एक लेबल क्रिएट किया, प्रिंटिंग नहीं किया होगा, सिर्फ लेबल क्रिएट किया होगा। नीचे आया तो गो टू प्रिंट, तो यहाँ के बाद ये जंप हुआ होगा इस प्रिंट टैग पे, उसके बाद प्रिंट किया होगा प्रिंट, उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आया तो फिर से बोला गो टू, फिर वो ऊपर चला गया, फिर प्रिंट किया, फिर नीचे आया, फिर से वो ऊपर चला गया, फिर प्रिंट किया, फिर से ऊपर चला गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये एक इनफाइनाइट लूप था। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा। तो एक कंट्रोलर बनाते हैं int ctr, और इसमें काउंटर रख देते हैं 0, और जब भी प्रिंट होगा तो हम इसका काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। ये काउंटर प्लस प्लस हुआ, और अब हम चेक करेंगे, गो टू करने से पहले चेक करेंगे कि अगर CTR लेस या इक्वल हो 5 के, यानी 5 तक में हो तो ही गो टू करे, अदरवाइज गो टू पे नहीं जाए, नीचे आ जाए। तो ये चीज है, और करली ब्रेस यहाँ ऑप्शनल है क्योंकि इसके अंदर एक ही लाइन का कोड है। तो इसको करते हैं सेव, ऑल्ट F8, यस, सेव हो गया है। अब इसको रन करवाते हैं, कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार 6 टाइम प्रिंट किया, हमें 5 बार चाहिए। तो स्टार्टिंग किया था हमने 0 से, ये प्रिंट हुआ होगा, ये हो गया 1, छोटा या बराबर है, हाँ है, तो ये 5 ओके, पहले हम प्रिंट कर रहे हैं फिर काउंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो 5 को प्रिंट करेगा, फिर इसको 6 करेगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से हुआ था ना, तो इसको 1 1 कर सकते हैं इसका,
starting should be 1, numlock ऑफ है मेरा, नमलॉक यूज नहीं हो पाता है यहाँ पे। हो तो रहा है। डॉस बॉक्स। हाँ, कंट्रोल F9 और इस बार 1 2 3 4 5 5 टाइम्स लॉजिक प्रिंट हो गया। तो ये सॉल्यूशन हमने देखा गो टू XY की मदद से। स्विच करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, इसको क्लोज करते हैं, ऑल्ट F एंड न्यू, और क्वेश्चन थर्ड बनाना है PH12 प्रैक्टिस सेट 12 Q3.C क्वेश्चन 3। और बेसिक चीजें हम लेके चलते हैं, वॉइड मेन, क्लियर एज प्लेन एंड देन गेट CH, ऑल्ट F सेव कर लिया। अब स्विच करते हैं क्वेश्चन 2 पे, तो सॉरी क्वेश्चन 3 पे। तो WAP WAP राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वर्ड लॉजिक 5 टाइम्स यूजिंग रिकर्सिव मेन। इस बार में लूप यूज नहीं करना है, गो टू यूज नहीं करना है, रिकर्सिव मेन यानी सिर्फ फंक्शन मेन को यूज करना है और 5 टाइम्स प्रिंट करवानी है। और रिकर्सिव मेन का मतलब है मेन के अंदर से ही मेन को कॉल करना। जैसे किसी फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल कर लिया जाए तो उसे रिकर्सन कहा जाता है या रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड इट्स बॉडी रेफर टू एज रिकर्सिव फंक्शन। तो फंक्शन मेन ओके के अंदर जाएंगे और फंक्शन मेन के अंदर से मेन को ही अगर कॉल कर ले तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सन, रिकर्सिव फंक्शन। इट मींस अगर यहाँ से ऐसे कॉल कर ले तो ये क्या होगा, ये प्रोग्राम कभी एंड नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो ओके मेन है फॉर द फर्स्ट टाइम इस मेन को हम लोग कॉल नहीं करते हैं। जैसे अगर हम इसको कमेंट कर ले, जैसे क्लियर स्क्रीन को कॉल करना है तो हम कॉल करते हैं, कॉल करते समय लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं। गेट चीज को कॉल करना है तो सेम काम करते हैं। सिमिलरली अगर मेन को कॉल करना है तो लिखना होगा मेन एंड देन सेमी कॉलन। लेकिन स्ट्रेंज ये है कि हम इस मेन को कॉल नहीं करते हैं और इसके बावजूद भी मेन कॉल होता है। अगर ये मेन कॉल ना हो तो ये प्रोग्राम कभी चले ही नहीं। इट मीन्स हाँ सपोज हम लिखते हैं मेन इज कॉल और इसको किया ऑल्ट एस, यस। अब इसको हम रन कराते हैं तो मेन को तो हमने कॉल किया ही नहीं था, फिर मेन कॉल कैसे हो गया। ये जो मेन है ये भी एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक नया फंक्शन बनाया यहाँ पे मेन टू एंड देन प्रिंट आई एम फ्रॉम मेन टू और इसको कर दिया सेव और कंट्रोल F9। ठीक, मेन इज कॉल्ड आया बट ये नहीं आया कि आई एम फ्रॉम मेन टू। क्यों? क्योंकि मेन टू को हमने कॉल नहीं किया। सो लेट्स कॉल दिस मेन टू, ऑल्ट F कंट्रोल F9। एक एरर है चूंकि मेन टू उसको नहीं मिल रहा है, चूंकि हमने इसको नीचे बनाया। तो नीचे बनाए तो एक बार डिक्लेरेशन घोषणा माइक लेके अनाउंस करेंगे। अगर मेन के नीचे कोई चीज बनाए तो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट केवल डाल रहे हैं, कॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हम अनाउंस कर दिए कि एक फंक्शन है हमारा जिसका नाम क्या है मेन टू। तो ये ओके अनाउंसमेंट करना पड़ता है जब हम फंक्शन मेन के नीचे कोई फंक्शन बनाते हैं। ऑल्ट F यस कंट्रोल F9 और सी इस बार चल गया, आई एम फ्रॉम मेन टू वो बोल रहा है, चल रहा है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन घोषणा, या इसी को कहा जाता है प्रोटोटाइप, प्रोटाइप। प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली। तो ये है। और नीचे वाले पे आ जाओ अगर, तो हियर दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ओके डेफिनेशन तो दो चीजें हैं, एक है फंक्शन का डिक्लेरेशन और दूसरा है फंक्शन का डेफिनेशन। तो एट द टॉप पे जो लाइन नंबर 1 पे लिखा हुआ है दैट इज डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन को ही प्रोटोटाइप भी कहते हैं। और हेडर फाइल जो होता है stdio.h conio.h, उसमें सिर्फ प्रोटोटाइप यानी फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, यानी फंक्शन का सिंटैक्स होता है, फंक्शन का डेफिनेशन नहीं होता। फंक्शन का डेफिनेशन लाइब्रेरी में होता है। और यहाँ पे हमने अपना एक फंक्शन बनाया है मेन टू और उसका डेफिनेशन लिखा है कि ये प्रिंट करेगा आई एम फ्रॉम मेन टू। सिमिलरली हमने मेन भी एक फंक्शन बनाया है और उसका डेफिनेशन लिखा है कि उसके अंदर 4 काम होगा, स्ट्रिंग क्लियर होगा, प्रिंटफ होगा, फिर मेन टू कॉल होगा और गेट क्रिएट। बट द स्ट्रेंज थिंग इज मेन को हमने कहीं कॉल ही नहीं किया। फिर मेन
कैसे कॉल हो गया? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये मेन कैसे कॉल हो जाता है जब हम मेन को कॉल नहीं करते हैं। तो मेन को किसने कॉल किया, कैसे कॉल हुआ? एनी आइडिया विवेक? कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम? दो चीज बोल रहे हो, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो कंपाइलर। कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर। कंपाइलर तो रॉन्ग आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर था। कंपाइलर गलत है कैसे, तो बताते हैं। कंपाइलर का काम होता है कंपाइलेशन, ट्रांसलेशन, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। यानी कि ओके। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा डेवलपमेंट का? एडिटिंग और टाइपिंग ऑफ द प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम टाइप कर लिया, एडिटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइलिंग। कंपाइल जब करते हैं तो ये जो सी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है या फिर इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेट हो जाएगा बाइनरी इक्विवेलेंट में। उसके बाद कंपाइलर का काम खत्म। अब काम क्या होता है? थर्ड स्टेप इज द लिंकिंग। अब लिंकर का काम शुरू होता है थर्ड स्टेप में जब हम इसको चलाते हैं। लिंकर क्या करता है? लाइब्रेरी और हमारा ऑब्जेक्ट फाइल, कंपाइलर ओबीजे फाइल देके चला गया होगा। अब कंपाइलर के द्वारा दिया गया ओबीजे फाइल और लिंकर क्या करेगा? लाइब्रेरी जहाँ पे सीएलआर एसीआर का डेफिनेशन होगा, प्रिंटफ का डेफिनेशन होगा, गेट सीएच का डेफिनेशन होगा। क्योंकि हमारे मेन टू का डेफिनेशन तो हमारे ओबीजे में पड़ा होगा, तो हमारा ओबीजे और लाइब्रेरी दोनों को मिक्स करेगा लिंकर, और मिक्स करने के बाद ईएक्सी दे देगा। और जब हम ईएक्सी को रन करवाते हैं ना, तो ईएक्सी को रन कर कौन करवाएगा? उसका होस्ट कौन है? ईएक्सी को रन करवाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का ईएक्सी फाइल रन नहीं करेगा। तो नहीं होगा। जैसे एग्जैक्टली जैसे ही डबल क्लिक करते हैं ईएक्सी पे या फिर जब कंट्रोल F9 करते हैं, तो क्या होता है? लोडर, सबसे पहले एक लोडर भी वहां पे चलता है। लिंकर के बाद लोडर का काम आता है। लोडर क्या करता है? हमारे ईएक्सी फाइल को रैम में लोड करवा देता है, मेमोरी में लोड करवा देता है। और लोड होने के बाद उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। और जो भी हमारा प्रोग्राम हो, सी लैंग्वेज में लिखा हो, C++ में लिखा हो, जावा में लिखा हो, हर प्रोग्राम को रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे प्रोग्राम को रन करवाएगा, ठीक है। और हमारा जो प्रोग्राम है ये प्रोसेडुरल लैंग्वेज बोला जाता है। और हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन स्टार्ट किसी एक ही फंक्शन से होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस फंक्शन से स्टार्ट करवाए ये उसको पहले से पता है। और ऑपरेटिंग ओके। सिस्टम ऑलवेज स्टार्ट करता है एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम क्या होना चाहिए? मेन होना मेन। चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम का जो exe फाइल बना था उसके अंदर ढूंढेगा फंक्शन मेन। अगर उसके अंदर फंक्शन मेन है तो उसको रन करवाएगा, और अगर फंक्शन मेन नहीं है तो फिर एरर दे देगा। जैसे हमने इसको सेव किया main1 से कंट्रोल F9, एक एरर हमारा यहीं पे हालांकि मिल चुका है, जो का अनडिफाइंड सिंबल मेन इन मॉड्यूल C0.asm लाइब्रेरी में। मतलब हमारा जो बना होगा फाइनल उसमें बोल रहा है कि मेन है ही नहीं। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन शुरू होगा ना, तो एग्जीक्यूशन से पहले वो मेन को ढूंढेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होना है। लेकिन मेन इसमें है नहीं, तो इसलिए ये एरर आ गया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे एक फंक्शन बना दिए मेन, और इस मेन के अंदर से कॉल कर लिए main1 को, ओके। ठीक है। और इस तरह से हम इसको अब रन करवाते हैं। देखो रन करके, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेन ही है। तो यहाँ से शुरू हुआ और मेन ने किसको कॉल कर लिया? main1 को। और main1 ने कॉल किया था main2 को। तो बेसिकली सी का प्रोग्रामिंग वैसे ही होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक प्रोग्राम या फिर एक टास्क को कंप्लीट किया जाता है। सी में ही नहीं, बाकी लैंग्वेजेस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया? एवरी प्रोग्राम शुड हैव अ फंक्शन मेन। एक ऐसा फंक्शन हमको बनाना है हर प्रोग्राम में जिसका नाम क्या हो? मेन हो। मेन। क्योंकि जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो शुरुआत वहीं से होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको कह देते हैं प्री डिफाइंड। मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये मेन है, इसका नाम ही मेन है। तो मेन नेम से अगर कोई फंक्शन बना हुआ है तो डायरेक्ट उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर लेगा और उसको चला देगा। C#, आगे C++, देन C# आया था। जब मैं C# पढ़ रहा था वहां पे भी मेन ही लिखना पड़ता था। वहां पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फंक्शन प्रोग्राम को बिना मेन से भी बना सकते हैं। एक्चुअल में जब C# का हम प्रोग्राम बना रहे थे तो वो ट्रांसलेट होता है, जैसे यहाँ बाइनरी में ट्रांसलेट होता है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं।
तो वहां पे भी सी शार्प को जब कंपाइल किया जाता है तो एक इंटरमीडिएट फाइल बनता है, एक इंटरमीडिएट फाइल बनता है, और उस इंटरमीडिएट फाइल में असेंबली काइंड ऑफ कोड लिखा होता है, असेंबली लैंग्वेज जैसा कोड लिखा होता है, और उसको पढ़ा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज उसको बोला जाता है एक्चुअल में, MIL। ऑलमोस्ट असेंबली जैसा होता है बट असेंबली नहीं होता है एग्जैक्टली। उसको मैंने पढ़ा था MIL को, और MIL मुझे समझ में आता था। तो डायरेक्ट MIL में अगर हम कोड लिखें तो वहां पे मेन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जैसे .C शार्प का जब प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करवाते हैं तो उसका जो इंटरमीडिएट फाइल बनता है उसमें मेन लिखा होता है। तो उस मेन को चेंज अगर कर दे तो प्रोग्राम वहां चल जाता है। खैर वो दूसरी टॉपिक है, उससे एक हटके वहां पे अभी हम नहीं जाते हैं। बट अभी के लिए सी के लिए हम ये समझते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें फंक्शन मेन जरूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होगा। तो ठीक है, ये सारी Okay. कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम फंक्शन मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, लेकिन हम चाहें तो खुद भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए सिंटैक्स बिल्कुल सेम होगा, लाइक दिस। जैसे मेन 1 को कॉल किया गया, मेन 2 को कॉल किया गया, वैसे ही हम फंक्शन मेन को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब इसके एग्जीक्यूशन को अगर देखें तो फंक्शन मेन पे आया, मेन 1 का काम खत्म किया, और मेन 1 का काम खत्म करने के बाद फिर से मेन पे चला गया, यानी फिर से टॉप पे जाएगा और इसके ओपन कर्ली ब्रेस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर से मेन 1 पे आएगा, फिर से मेन पे जाएगा, फिर चूंकि मेन को कॉल किया फिर से मेन 1 मेन। और इस तरह से ये एक साइकिल बनाएगा, एक रिकर्सन बनाएगा, क्योंकि मेन यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे इस मेन को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाएगा, क्योंकि ये एक रिकर्सन क्रिएट कर देता है। तो अब इस रिकर्सन को भी यूज करके किसी एक काम को बार बार करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेन 1 का काम बार बार होगा। कितनी बार होगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते चला जाएगा, क्योंकि ये अनकंडीशनल रिकर्सन है, यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है। तो अब इसको कंडीशनल बना के और हम अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें लॉजिक वर्ड 5 टाइम्स प्रिंट करने हैं, लेकिन ना तो कोई लूप यूज करना है और ना ही गो टू यूज करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसी प्रैक्टिस सेट के सेकंड क्वेश्चन में हमने गो टू का यूज किया था, और इसमें किसी गो टू को यूज नहीं करना है। तो ठीक है, इसमें से एक्स्ट्रा चीज को डिलीट करते हैं और इसे एक रिकर्सन का बेहतरीन फॉर्म में लाते हैं। Okay. क्लोज किया, मेन 2 की भी जरूरत नहीं है, मेन 2 को हटा दिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी मेन के कंसेप्ट को हम लोग समझे, तो ये है, और इसको भी निकाल दिया। और अब हम प्रिंटिंग करेंगे और फिर मेन को कॉल करेंगे। तो प्रिंट एफ लॉजिक। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि अब हमें ना तो ये गेट ये चाहिए, और क्लियर स्क्रीन रख सकते हैं, लेकिन बार बार क्लियर कर देगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो क्लियर स्क्रीन को भी निकाल दिए। अब प्रिंटिंग हुआ और मेन को कॉल करें, सिर्फ अगर इतना चलाएं तो ये इनफाइनाइट टाइम लॉजिक 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 प्रिंट करते चला जाएगा। तो इसे कंट्रोल करनी है तो एक वेरिएबल चाहिए होगा। सपोज एक हम वेरिएबल ले लिए CTR, काउंटिंग ले लिए 1, प्रिंटिंग करेगा, प्रिंट करने के बाद CTR होगा प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, अगर CTR छोटा या बराबर हो 5 के। एक्चुअल में छोटा ही करना था इसको। काउंटिंग 0 0 काउंटिंग था, एक बार प्रिंट किया, काउंटिंग 1 हो गया। पांचवी बार जब प्रिंट कर चुका होगा तो बाहर निकल जाएंगे, यानी लेस देन होना चाहिए 5। अगर 5 हो चुका होगा तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। एग्जिट, नॉर्मल एग्जिट के लिए एग्जिट 0, और इन सेकंड सॉरी, ये एल्स पे आएगा। अगर छोटा है देन ओके, एक सेकंड, छोटा है देन कॉल कर लो मेन मेन को। को कॉल कर लेंगे। एग्जैक्टली, और अगर छोटा नहीं है तो एग्जिट करना है प्रोग्राम से। ये हो गया। एल्स पार्ट देने का नीड है क्या? अगर वो कंडीशन को फॉल्स करेगा तो वैसे भी बाहर आएगा। वैसे भी प्रोग्राम से बाहर आएगा, एग्जैक्टली। तो हम चाहे तो एल्स पार्ट हटा भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, एक ही चीज। अभी डाल के चलते हैं, वैसे नहीं भी डालेंगे तो सही है लॉजिकल चीज का। अगर नहीं डाले तो वैसे भी प्रोग्राम क्योंकि खत्म हो चुका होगा तो बाहर ही आना है।
चलो हटा के ही चलते हैं, फिर एल्स की जरूरत ही नहीं है। देन एक मैसेज दे देते हैं, फिर 2-3 लाइन चेंज किया, प्रेस एनी की टू एग्जिट एंड देन गेट ये। अब इस प्रोग्राम को अगर चलाया जाए तो ये भी इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। बोलो क्यों? क्यों? ये 5 बार में ब्रेक नहीं होगा। क्यों, वो समझाते हैं। जब ये फंक्शन मेन कॉल हुआ होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको कॉल किया होगा, तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है ना, तो एक स्टैक बनता है। हालांकि फंक्शन चैप्टर में हम लोग बेहतरीन पढ़ेंगे। एक स्टैक बनता है, और स्टैक स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, मेमोरी का 4 सेक्शन होता है। लोकल रीजन यानी स्टैक, ग्लोबल रीजन, हीप रीजन। तो तो इस स्टैक में ना एक नया वेरिएबल बना होगा जिसका नाम क्या होगा, सीटीआर, और इनिशियलाइज हुआ 0। इसको कंसीडर कर लो कि स्टैक 0 फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेन कॉल हुआ होगा, तो एक स्टैक बना होगा, स्टैक 0। और इस स्टैक के अंदर एक वेरिएबल बना होगा, इस स्टैक के अंदर एक वेरिएबल बना सीटीआर, जिसके अंदर इनिशियलाइज हुआ 0। अब क्या हुआ, प्रिंट एफ लॉजिक प्रिंट हुआ और सीटीआर प्लस प्लस हुआ। जब सीटीआर प्लस प्लस हुआ होगा तो इस सीटीआर का मान 0 से बढ़ के हो गया होगा 1। ठीक है। 1। अब कंडीशन चेक किया, 1 छोटा है 5 से, हाँ है, तो फिर से मेन को कॉल किया होगा। और फिर से जब मेन कॉल किया तो टॉप पे गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर से एग्जीक्यूशन। और जब वहां गया तो फिर से एक नया बना होगा स्टैक, इसको स्टैक 1 कह लो। और जब ये नया स्टैक बना, जब नया स्टैक बना तो फिर से एक नया वेरिएबल बना सीटीआर। पुराना वाला सीटीआर कोई और था, नया वाला सीटीआर कोई और होगा, और इसमें इनिशियलाइज हुआ फिर से 0। फिर से नीचे आया, चेक किया लॉजिक, हाँ है, सीटीआर बढ़ के 1 हुआ, चेक किया 1 छोटा है 5 से, हाँ है, इसको 1 कर दिया होगा, हाँ है, तो फिर से कॉल किया मेन को। और इस बार जब मेन को कॉल किया तो फिर से एक नया स्टैक बना होगा, स्टैक 2 कह लो, एजम्पशन। और फिर से सीटीआर बना और इनिशियलाइज हुआ 0। यानी जितनी बार मेन कॉल हो रहा है इस केस में, उतनी बार एक नया स्टैक बन रहा है, और उतनी बार नया स्टैक बन रहा है, और उतनी बार सीटीआर बन रहा है। तो सीटीआर 1 से ऊपर कभी बढ़ेगा ही नहीं। 0 फिर 1, 0 फिर 1, 0 फिर 1, क्योंकि हर बार एक नया स्टैक बन रहा है, हर बार सीटीआर 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, प्लस होके 1 हो रहा है, लेकिन 5 तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? 5 तक पहुंचने से पहले हमेशा बन रहा है नया स्टैक, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उसका अपना वेरिएबल बार बार बनता है, और वेरिएबल को बार बार हम नहीं बनने देना चाहते हैं, तो उसको स्टैक से बाहर निकालना होगा, उसको स्टैक में नहीं बनाना होगा, उसको किसी और रीजन में बनाना होगा, उसको ग्लोबल रीजन में बनाना होगा। और ग्लोबल रीजन में बनाने के लिए वेरिएबल चैप्टर में हम लोग देखे थे कि स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो स्टैटिक इंट सीटीआर 0, इस केस में पहले वाला जो इंट वेरिएबल था ये लोकल स्कोप, लोकल स्कोप यानी वो बनता था स्टैक के अंदर। लेकिन अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक बनाएं तो वो स्टैक के अंदर नहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा, ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल रीजन में बनेगा। ठीक है। और जब ग्लोबल रीजन में बनेगा तो वो बार बार नहीं बनेगा, एक ही बार बनेगा। दोबारा जब मेन का एग्जीक्यूशन होगा, मेन के लिए नया स्टैक तो बनेगा, लेकिन उस स्टैक में सीटीआर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सीटीआर ऑलरेडी कहाँ बन चुका है, ग्लोबल रीजन में बन चुका है। तो सीटीआर 0 से इनिशियलाइज होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, और 5 भी होगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको रन करवाते हैं, कंट्रोल F9। देखो, मेन इज कॉल्ड, आई एम फ्रॉम दिस दिस दिस, और वो पुराना वाला आउटपुट है, स्क्रीन क्लियर नहीं था इसलिए। ओ, ये बाहर क्यों नहीं निकला? गेट वैसे सी नहीं। एस और लगाया तो है। ओ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, वो एक मिस्टेक हम लोग किए कि यहाँ जब आएगा तो मेन पे चला जाएगा। ओके। एग्जैक्टली, फिर नीचे क्यों आया ये? प्रेस एनी की टू एग्जिट, प्रेस एनी की टू एग्जिट। सीटीआर लेस होना चाहिए 5 से, जैसे ही 5 हो, 1 सेकेंड, जब 5 हो तो क्या होगा, एल्स पे आएगा, और यहाँ, अच्छा ये 5 टाइम्स चल जाएगा ना, क्योंकि हर स्टैक में ये बना होगा, राइट। ये जो प्रिंटफ होगा ना, 5 स्टैक बना तो हर एक पांचों स्टैक में ये होगा, प्रिंटफ एंड देन गेट्स ये। तो इसको ये करो और इसको करो एल्स,
एग्जिट ऑल्ट एस, कंट्रोल F9, यस। अब वो बाहर तो जा रहा है लेकिन हम आउटपुट नहीं पढ़ पा रहे, तो एल्स को ना एक ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, और जब एल्स पे आएगा तो पहले करते हैं गेट सी, और जब किसी प्रेस करेगा किसी की को तो प्रोग्राम से बाहर। हाँ, और अब एग्जैक्टली वैसा है। यहाँ पे पुराना वाला आउटपुट मिक्स हो रहा है, इसलिए हम सही से देख नहीं पा रहे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करें तो हमें स्क्रीन को क्लियर भी करना है। तो चूंकि अब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं तो काफ़ी इजी है प्रोग्राम को कंट्रोल करना। तो अगर CTR में 0 है, यानी ये फॉर द फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम चले तो पहले चला के लेते हैं क्लियर स्क्रीन को, ताकि पुराना आउटपुट मिक्स ना हो। कंट्रोल F9, लॉजिक 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 फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो एल्स के अंदर वेट कर रहा होगा, किसी की को प्रेस किए प्रोग्राम से बाहर। तो ये सही है, और इसलिए ये एग्जिट वाली सीन जरूरत है। जब हम फंक्शन चैप्टर पे आएंगे तो और क्लियर करेंगे कि नीचे वाला पार्ट हम क्यों नहीं लिखते हैं, एग्जिट से इसको टर्मिनेट क्यों करवाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्टैक बनते हैं और स्टैक में हर कोड पड़ा होता है, एल्स के नीचे जो कोड होगा वो भी होगा, और वो सारे का भी एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो खैर ठीक है, अभी के लिए आई थिंक यही सॉल्यूशन सही है। और आगे जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस मेन को। बट अभी के लिए रिकर्सन मेन के थ्रू 5 टाइम्स ये लॉजिक को प्रिंट करेगा। बिना 5 बार प्रिंटफ को यूज किए हुए लॉजिक वर्ड को 5 बार प्रिंट करवाया गया, यानी प्रिंटफ को बार बार यहाँ रिपीट करवाया गया, बार बार चलवाया गया। और रिपीटेशन के लिए ऑलवेज बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम लूप को ही यूज करें। तो लूप से ही बनाना है वैसे प्रॉब्लम्स को, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो, हम ज्यादा सोच सके, व्यू थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने तैयार किया था इस सेट में, ताकि हम और ओके ज़्यादा सोच सकें, माइंड में और भी केसेस बने। तो हमारे पास गो टू है, हमारे पास रिकर्सिव मेन है, और हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट भी है। तो थर्ड क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज wrap, write a program to display the word logic 5 times using while loop, but the word should be displayed one by one on pressing any key on the keyboard. On pressing any key on the keyboard, 5 टाइम्स लॉजिक वर्ड को फिर से प्रिंट करना है। इस बार हम लूप का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है, ट्विस्ट ये है कि एक बार में एक ही प्रिंट हो, और जब किसी की को प्रेस किया जाए तो वो फिर से प्रिंट करे लॉजिक। तो प्रिंट करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है अभी, थोड़ा सा खेला जा रहा है चीजों से, ताकि कंसेप्ट ओके और ज्यादा क्लियर हो और प्रोग्रामिंग करने में मजा आए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, and practice at 12. Question number 4.c. void main, और सिंपल वाइल लूप का यूज करना है तो एक वेरिएबल बना लिया ctr और इनिशियलाइज विथ 0, वाइल ctr लेस देन हो 5 के, क्योंकि हम 0 से चल रहे हैं, और ओके लास्ट में ctr प्लस प्लस एंड देन printf logic, लॉजिक and then while after while get ch, and before starting the process clear screen। ये इसमें ट्विस्ट वाली चीजें नहीं है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। 5 टाइम्स लॉजिक प्रिंट करेगा, कंट्रोल F9 किया, 5 टाइम्स लॉजिक प्रिंट कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि एक ही बार पहले प्रिंट करे, और जब तक वो किसी की को प्रेस नहीं करे तब तक अगला प्रिंटिंग नहीं हो। तो हम लोग ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं गेट ch, और गेट ch का काम क्या है, ये तब तक वेट करेगा जब तक किसी एक की को प्रेस नहीं किया जाए। तो ऑल्ट ओके एस एंड कंट्रोल F9, एक बार प्रिंट किया लॉजिक। अब क्या कर रहा होगा, प्रिंटफ का काम खत्म हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट था गेट ch। गेट ch इज वेटिंग फॉर अ कैरेक्टर। अब जब तक इसको कोई की नहीं मिलेगा लूप को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये लूप में है, कीबोर्ड से अटैच हो जाता है। जैसे ही गेट ch यूज करते हैं ना, यूजर को कीबोर्ड से अटैच कर दिया जाता है कि आप इनपुट दो, आप एक कैरेक्टर दो। अब जैसे ही किसी एक की को प्रेस करेंगे लूप आगे बढ़ेगा, यानी फिर से कंडीशन पे जंप करेगा, कंडीशन चेक होगा, फिर प्रिंटिंग, और फिर से वेट करेगा। तो हम प्रेस करते हैं, इस बार किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ ए, लॉजिक आ गया, फिर से नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये बाहर निकलना चाहिए, निकल गया।
तो इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को डिजाइन किए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, डाउट, विवेक? नहीं। ठीक है, तो क्लियर अगर है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5। एंड ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, write a program to display logic 5 times using for loop, but the word should be displayed one by one automatically after the delay of 1 second। इस बार for loop यूज करना है और 1 सेकंड के डिले पे डिस्प्ले करना है। चीजों को ओके। थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, तो ठीक है। और while लूप की जगह for लूप से बनाना है। प्रैक्टिस सेट 12 क्वेश्चन नंबर 5.c। तो स्टार्ट करते हैं। void main स्क्रीन, और ये भी 5 टाइप्स चलना है, तो बेहतर है एक वेरिएबल ले लिया जाए इंटीजर। अभी कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है तो कोई काउंटिंग भी नहीं हुई है। और उसके बाद ओके। फॉर इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन को रख रहे हैं ब्लैंक। सीटीआर लेस या इक्वल होना चाहिए 5 से, सीटीआर होगा प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंटिंग होगी, प्रिंट एफ लॉजिक। प्रिंटिंग के बाद 1 सेकंड का डिले है, तो सेकंड में डिले करना है तो बेस्ट है स्लिप मेकर। स्लिप। ये एग्जैक्टली 1 सेकंड के लिए होल्ड करेगा, उसके बाद फॉर लूप के कंडीशन पे जाएगा और ये कंटिन्यू चलेगा। तो ये 5 टाइम्स तक चलेगा। प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। या यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करना है तो ऑलवेज हमें लेके चलना है। प्रेस एनी की टू एग्जिट, ऑल्ट एफ कंट्रोल F9। लॉजिक 1 सेकंड बाद फिर से लॉजिक, अपने आप ये चल रहा है, तो ये 5 टाइम्स चलेगा। प्रेस एनी की एग्जिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसको क्लोज करते हैं, ऑल्ट F10, चलते हैं प्रैक्टिस सेल 12 PS12 डॉट क्वेश्चन नंबर 6.c, और स्विच करते हैं क्वेश्चन की ओर। Question is, we have to display the word logic continuously until any key is pressed। लॉजिक वर्ड लगातार प्रिंट करेगा, 5 टाइप्स वाली कंडीशन हटा दी गई है। लगातार लॉजिक वर्ड प्रिंट करते चलना है। कब तक? कंटिन्यूअसली अंटिल एनी की इज प्रेस, जब तक कोई की प्रेस नहीं हो तब तक लगातार प्रिंटिंग करना है। यूज डू वाइल का यूज करना है। एंड ईच वर्ड शुड बी डिस्प्लेड वन बाय वन ऑटोमेटिकली आफ्टर द डिले ऑफ 5 मिलीसेकंड्स। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कहता है कि लगातार प्रिंटिंग हो, कितनी बार हो कोई लिमिट नहीं है, तब तक प्रिंट होगा जब तक यूजर कीबोर्ड को टच नहीं करता है, और हर प्रिंटिंग के बीच में डिले होगा 500 मिली सेकेंड्स का। और मिली सेकेंड्स में जाना है तो स्लिप हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे हमें डिले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं टर्बो सी पे। void main and then clr ser clear screen, clear screen। हेलो विवेक? हेलो। हाँ, ओके, मुझे लगा नहीं हो गया लाइन पे। क्लियर स्क्रीन, और हमें इनफाइनाइट टाइम के लिए ये प्रिंटिंग करनी है। तो ओके। इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रिंट करना है तो हमें एक लूप चलानी होगी, और ये लूप इनफाइनाइट होना चाहिए तब तक जब तक कोई की को प्रेस नहीं करे। तो बेहतरीन है, हमारा पुराना प्रैक्टिस यहाँ पे हेल्प करेगा। वाइल नॉट के बी हिट, ये लूप तब तक चलेगा जब तक यूजर कीबोर्ड को हिट नहीं करता है। देन गेट इट, और ये सेव किया। और अगर कुछ भी यहाँ से प्रिंट कर ले टेस्टिंग के लिए, फिलहाल मैं प्रिंट करने वाला हूँ लॉजिक। अब ये कब तक चलेगा? तो ये इनफाइनाइट वाइल नॉट के भी तब तक ये प्रिंट करेगा लॉजिक जब तक यूजर कीबोर्ड को हिट नहीं करता है। देखो कंटिन्यू ये प्रिंट करते जा रहा है, जैसे ही कीबोर्ड को हिट किया प्रोग्राम से बाहर। अब अब ओके। क्वेश्चन यही था, इनफाइनाइट टाइम के लिए लॉजिक प्रिंट करना है जब तक कीबोर्ड को प्रेस नहीं करे तब तक। लेकिन यहाँ पे 500 मिली सेकेंड का डिले था, तो यहाँ पे 500 इज पढ़ लो, और ये प्रॉब्लम हो चुका है सोल्व। कंट्रोल F9। हर 5 सेकंड पे लॉजिक वर्ड प्रिंट करेगा। कब तक? ये, इनफाइनाइट, जब तक कोई की प्रेस ना हो। हाँ एग्जैक्टली, जब तक कोई की प्रेस नहीं होगा तब तक तो हम किसी की को प्रेस करते हैं। की को प्रेस किया प्रोग्राम से बाहर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था।
और देख रहे हो कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसमें कहा गया था, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है ये क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहा गया था कि हमें डू वाइल का यूज करना है। तो ठीक है, हम डू वाइल यूज कर लेते हैं। डू, डू में पहले एक्शन होता है, तो डू पे आया और ये चला दिया। और ये कब तक चलेगा, तो नीचे बॉटम पे हम कंडीशन डालते हैं के बी हिट। सॉरी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में? वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन डू वाइल में पहले कंडीशन चेक नहीं होता है, पहले एग्जीक्यूशन होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, और एग्जीक्यूशन के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो अगर मेरा मेरा अगर मानो तो एक्चुअल में जो लूपिंग का है ना कंसेप्ट, वो डू वाइल से फुलफिल होता है। वाइल और फॉर थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है इस मामले में। क्यों? लूपिंग का मतलब होता है क्या, चीजों को रिपीट करना, चीजों को राइट। दोबारे करवाना। तो रिपीटेशन का क्या मतलब है, जब तक कोई चीज एक बार नहीं होगा तब तक उसको दोबारा हम करवा नहीं सकते हैं, राइट? जैसे राइट। मान लो प्ले, जब तक कोई चीज प्ले नहीं होगा तब तक रिप्ले कैसे होगा? रिप्ले के राइट। लिए जरूरी है कि पहले चीजें प्ले हो। तो वाइल लूप और फॉर लूप क्या कहता है, पहले ही कंडीशन चेक करते हैं, एक बार भी प्रिंट नहीं करने देगा, पहले कंडीशन लेगा और तब उसको प्रिंट करेगा, फिर रिपीट, मतलब बिना रिपीटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम भी वो कंडीशन को चेक करता है। लेकिन डू वाइल इज द एक्चुअल लूप अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार अगर देखो तो लूपिंग का जो एकदम जो 100% कंसेप्ट को फुलफिल करता है। हालांकि वाइल और फॉर भी लूपिंग ही है, लूपिंग का काम करता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा डिफरेंट है डू वाइल के मामले में। डू वाइल में क्या होता है, एग्जैक्ट वैसा होता है जैसा होना चाहिए। चीजों को फर्स्ट टाइम ऐसे ही दिया जाता है, कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन का। क्योंकि कंडीशन कब होगा, लूपिंग पे, रिपीटेशन पे। जब तक रिपीटेशन की डिमांड नहीं तब तक कोई कंडीशन नहीं। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम हम प्रिंट करेंगे बिना किसी कंडीशन का, ठीक है। और जब फर्स्ट प्रिंटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम कंडीशन पे आएंगे और देखेंगे कि क्या हमें रिपीट करना है इस चीज को। अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम उन चीजों को दोबारे दोहराएंगे, दोबारे से करेंगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन यानी लूपिंग, लूपिंग यानी रिपीटेशन। तो हम चीजों को रिपीट करने से पहले कंडीशन को चेक करेंगे, ना कि पहली बार प्रिंट करने से पहले ही कंडीशन को चेक करते हैं। तो ये चीजें राइट। समझ में आई क्या विवेक? हाँ। तो बहुत सारे लोग इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, उनका कहना होता है ये कि डू वाइल का एक डिमेरिट है, डू वाइल का एक लिमिटेशन है, वो कंडीशन को चेक नहीं करता, सीधे एग्जीक्यूशन करता है। हम कहते हैं यही तो इसका मेरिट है, यही तो इसका क्वालिटी है। ये कहता है कि हम रिपीटेशन तब करवाएंगे जब कंडीशन फुलफिल होगा। बाकी तो क्या कहता है, पहली बार भी प्रिंट नहीं करने देता है। तो डिमेरिट तो उनमें हुआ ना, इसमें कोई डिमेरिट राइट। नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि ये रिपीट करने से पहले कंडीशन को चेक करता है। लेकिन बाकी लोग क्या कहता है कि रिपीट तो बहुत दूर की बात है, वो प्रिंट ही नहीं करने देता, वो प्ले ही नहीं करने देता, रिप्ले तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं कभी। बट ये वैसा नहीं है, ये पहले प्ले करवाता है और फिर रिप्ले करने से पहले पूछता है कि हमें रिप्ले करना है या नहीं। उसके लिए हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो ये रिपीट करेगा। तो मेरे अनुसार दिस इज द बेस्ट लुक। और इसका बेस्ट एग्जांपल रेस्टोरेंट वगैरह भी है, मेन्यूज का कंसेप्ट। मेन्यू का कभी भी प्रोग्राम बनाना हो तो उस केस में डू फाइल ऑलवेज बेहतर है। मेन्यू का कंसेप्ट क्या क्या होता है, सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं। यानी यूजर से हम पहले चॉइस लेते हैं। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट में बंदा गया तो सीधे उसको बिल पे करने के लिए नहीं कहा जाता है, पहले उनसे उसका चॉइस पूछा जाता है, पहले लिस्ट ऑफ ऑप्शंस देते हैं उनको कि क्या क्या चाहिए। तो उसको एक राइट। मेन्यू देते हैं, ठीक है। और उस मेन्यू से वो सिलेक्शन करता है। सपोज करो कि फर्स्ट टाइम के लिए वो ऑर्डर किया वाटर, ठीक। तो उसे पानी मिलेगा, और वो दोबारा चाहता है कि नहीं, ये हम उससे बाद में पूछेंगे कि एक बोतल और पानी चाहिए कि नहीं। पहली बार में तो नहीं पूछेंगे ना कि दूसरा बोतल चाहिए कि नहीं। हाँ। पहले एक दे सकते हैं और बाद में दोबारा भी फुलफिल कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। और अगर फॉर द फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन नहीं देना है, जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू जो दिया जाता है, तो उस केस में बेहतर है कि वाइल और फॉर को यूज ना करके किसको यूज किया जाए, डू वाइल को डू यूज वाइल। किया जाए। यस। बाकी देखोगे तो तीनों लूप ही हैं, हम तो बिना लूप के भी लूप चला रहे हैं, गो टू को यूज करके या मेन को यूज करके। तो चीजें बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, लेकिन यूज किसी एक को ही करना है, और जो बेस्ट लगे खुद के नजरिए से उसको यूज करो। तो आई थिंक डू वाइल इज द बेस्ट। कब? जब हमें ऑप्शन पहले देना हो, रिपीटेशन बाद में करवानी हो, या लूपिंग के लिए भी। तो देखो पर्पस बिल्कुल सेम है, वाइल लूप से भी चल रहा था, फॉर से भी चलेगा, डू वाइल से भी चलेगा। हमने तो गो टू से भी चलाया और रिकर्सिव मेन से भी चलाया। रिकर्सिव मेन से मुझे नहीं लगता है कोई चलाता है इस चीज को।
मैंने ही इनिशिएटिव लिया था कि रिकर्सिव मेन से हम चीजों को रिपीट करवाएंगे। तो मैं क्या करता सर, सो देखो, अगर मेरे वर्किंग अप्रोच को देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ और उसके बाद उसका सॉल्यूशन खुद बनाता हूँ। क्वेश्चन भी खुद का, सॉल्यूशन भी खुद का। ना क्वेश्चन मेरे से किसी ने किया था कि मेन को रिकर्सिव बनाओ, और ना किसी ने सॉल्यूशन दिया था मुझे। ये क्वेश्चन भी मेरा था और ये सॉल्यूशन भी मेरा है। और मुझे लगता है कि मेन से मेन को करवाया जाए तो मेन एक्चुअली कैसे काम करता है ये ढंग से समझा जा सकता है। इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने बनाया था और प्रैक्टिस सेट में भी डाला। ठीक है विवेक, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं। ऑब्वियस है चीज है। ठीक है, फिर जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सेव कर दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, you have to display the word logic continuously until the end key is pressed on the keyboard. Use do while and each word should be displayed one by one automatically after the delay of 2 seconds. डिले 2 सेकेंड का करना है। तो ये प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम यूज किया जा सकता है बट डिले करना है। इसमें कॉपी का ऑप्शन है क्या? सेव फाइल एज। सेव एज सेव कर एज। सकते हैं, राइट? ओके, तो इसको सेव एज कर लेते हैं क्योंकि चीजें बिल्कुल सेम है। तो practice set 12 and then question number 7.c। अब यहाँ जो डिले है वो 2 सेकंड का है, तो हम स्लिप लगा लेते हैं 2 सेकंड में जाना है तो बेहतर है स्लिप, और मिली सेकंड्स में जाना है तो फिर डिले। तो ये 2 सेकंड का डिले और ये चलेगा, लेकिन ये भी तब एग्जिट होगा जब यूजर किसी की को प्रेस करेगा। ये बार बार प्रिंट नहीं किया क्या? ये किया होगा बट डिले। डिले। 2 सेकंड का डिले है ना, तो पता नहीं चला। विल विल स्टार्ट अगेन। कर रहा है, मैंने कीबोर्ड को टच कर दिया था इसलिए बाहर निकल गया। तो ये हर 2 सेकंड पे क्या करेगा, लॉजिक वर्ड को प्रिंट करेगा। तो ये क्वेश्चन सेम था, बट क्वेश्चन था कि किसी की पे एग्जिट नहीं करना है, एंड की जब यूजर इन प्रेस करेगा तभी एग्जिट करना है। ठीक है, तो हमें एंड की का चाहिए होगा आस्की। इसका ही स्काई वैल्यू। वैल्यू। एग्जैक्टली, तो वो और वो कंडीशन में डाल देंगे व्हाइल लूप के। तो अब इसका ही वैल्यू हम 079। कैसे रीड करें? इसका ही वैल्यू हमें यहाँ पे रीड करना पड़ेगा और उसको कंडीशन में यूज करना पड़ेगा। तो ये लूप तो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक केवी हिट नहीं करता है। तो इस केवी हिट को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अभी के लिए ये लूप इनफाइनाइट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें उसका स्काई वैल्यू रीड करना है। तो स्काई वैल्यू रीड करने के लिए क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन लगाते हैं, केबी हिट। केबी हिट का खासियत ये है, और लूप के अंदर यहाँ पे गेट सीएस डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गेट सीएस लगाएंगे लूप होल्ड पे चला जाएगा, लूप का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक किसी की को प्रेस नहीं किया जाए। तो केबी हिट का क्वालिटी क्या है, ये लूप के अंदर रहता है लेकिन लूप को स्टॉप नहीं करता है, लूप चलते चला जाएगा और ये हर बार वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। अगर कीबोर्ड को हिट किया जाए तो ये ट्रू देगा, अगर कीबोर्ड को हिट नहीं किया जाए तो ये फॉल्स देगा। तो मैंने लिखा इफ केबी हिट, अगर किसी ने कीबोर्ड को टच किया होगा। ठीक है, अगर किसी ने कीबोर्ड को टच किया होगा तो उसका एक की चला हो गया होगा कंसोल पे, या जो भी बफर है मेमोरी का वहां पे होगा। अब वहां से इस कैरेक्टर को निकाल लेंगे, निकालने के लिए गेट चाहिए। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर सी एच। तो यहाँ पे कैसे लॉजिक को यूज किया जा रहा है ये देखना है। ये हम ओके। गेट सी एच लगाए हैं, लेकिन यहाँ बेहतरीन यूज किया गया है केबी हिट का। केबी हिट बहुत ही यूजफुल मेथड है, जो अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद ही पढ़ा था। तो ये गेट सी एच से सी एच में ले लिया। अब इसको चेक करेंगे, एंड की का इसका ही वैल्यू याद है क्या? हाँ, 079। 079, यानी कि एक नहीं दो होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, दो सी एच लेना पड़ेगा, CH1 एंड CH2। ठीक है, अब ये आया होगा CH1 में। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अगला ट्रिक भी है। CH1 अगर जीरो होगा, CH1 अगर जीरो होगा यानी कि दो स्काई वैल्यू वाला हुआ है, तो एक डबल गेट चाहिए, सेकंड गेट चाहिए दूसरा इनपुट के लिए। और दूसरा इनपुट चेक करेंगे, कोई और भी हो सकता है, एरो की भी हो सकता है, फंक्शन की भी हो सकता है। राइट। तो एग्जैक्टली तो अब हम चेक करेंगे CH2 को, और अगर CH2 कितना हो, 79, 9। तो ये प्रोग्राम से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। एग्जिट। तो चलो यहीं से या तो प्रोग्राम को एग्जिट कर लें या लूप को ब्रेक कर दे।
तो while के पास इस बार हम लोग कंडीशन नहीं दिए कुछ भी, हालांकि while के पास कंडीशन दे सकते थे, पर चलो इस तरह से दिया। तो while को हम क्या बोल रहे हैं कि चलो कब तक चलो, जब तक वन वन बराबर है वन के, जब तक वन बराबर है वन के। तो वन ये के ये कब तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट, क्योंकि वन हमेशा ही वन के बराबर होगा। तो ऐसे ही लिख दिया, मतलब ये कंडीशन तो दिया, लेकिन ऐसा कंडीशन दिया कि कोई कंडीशन मतलब अनकंडीशनल है, हमेशा के लिए चलेगा। तो ठीक है, और जैसे ही उसकी को प्रेस करेगा हम बाहर निकल जाएंगे प्रोग्राम से। तो इसको एक बार सेव करते हैं, पहले चलाते हैं, फिर से एक बार समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हर 2 सेकंड पे आना चाहिए लॉजिक। देखो आ रहा है, लूप को होल्ड नहीं किया गया। डायरेक्ट अगर राइट। हम गेट सी एच को यूज करते हैं लूप के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होती कि वो रुक जाता, आगे नहीं बढ़ने देता, जो कि पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोग देख चुके हैं। और आगे बढ़ने देना है, और साथ में देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बहुत बेहतरीन था, कि हमारा लूप भी चलते रहे, और अगर कोई यूजर किसी की को प्रेस करे तो हमें पता भी चल जाए। तो अगर यूजर का की लेना है तो गेट सी एच यूज करना होगा, और डायरेक्ट गेट सी एच यूज करेंगे तो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ पे केवी हिट ही एक ऐसा फंक्शन है जो हमारी मदद कर सकता है। वो लूप के अंदर भी रहता है और की को भी वॉच करते रहता है, किसी ने की को प्रेस किया क्या, किसी ने की को प्रेस किया क्या। अगर किसी ने की को प्रेस किया तो वो ट्रू देगा, अगर किसी ने की को प्रेस नहीं किया तो वो फॉल्स देगा। और हमने इफ कंडीशन लगाया था, इफ के बी हिट, यानी अगर किसी ने किसी की को प्रेस नहीं किया तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा तो गेट सी एच कॉल नहीं होगा, गेट सी एच कॉल नहीं होगा तो लूप रुकेगा नहीं, लूप कंटिन्यू चलते रहेगा जैसा कि अभी चल रहा है। लेकिन सपोज करो कि अगर किसी ने की को प्रेस किया तो इफ के भी हिट ट्रू हो गया, इफ के अंदर गया, गेट सी एच रीड कर लिया की का वैल्यू, जिसने भी किसी की को प्रेस किया होगा। अगर हम ए को प्रेस कर दें यहाँ पे तो ए का वैल्यू आया होगा 65, और चूंकि वो जीरो नहीं है तो दूसरा गेट सी एच में नहीं गया होगा, ब्रेक नहीं हुआ होगा लूप, लूप ये कंटिन्यू चलते चला जाएगा। और जब एंड की को प्रेस करेंगे, जीरो भी मिलेगा, 79 भी मिलेगा, तो लूप से वो ब्रेक कर लेगा। तो हम एग्जैक्टली तो प्रेस करते हैं एंड की, एंड की मैंने प्रेस कर दिया है, प्रिंटिंग तो नहीं हो रहा है और ये प्रोग्राम भी रुका हुआ है। बाहर देखते हैं कब निकलता है, 2 सेकंड में आई थिंक निकल जाना चाहिए। 2 सेकंड तो हो गया होगा, राइट। इसका राइट। वैल्यू अगर एंड की का सही नहीं होगा तो फिर ये बाहर नहीं, अच्छा ओके, ये बाहर निकल चुका है लूप से बेसिकली। बट एट द एंड पे हमने एक और गेट सी एच लगाया था, राइट, प्रोग्राम के बाहर, और ये उस राइट। गेट सी एच का वेट कर रहा होगा। तो एक बार और किसी की को प्रेस करते हैं, प्रेस किए प्रोग्राम से बाहर। ओके। अगर ये वाला गेट सी एच नहीं होता तो वो निकल चुका। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि कभी भी लास्ट में गेट सी एच यूज करो तो ये जरूर लिख दो, प्रेस एनी की टू एग्जिट, एग्जिट। ताकि पता चले कि हाँ हम लूप से बाहर आए हैं। अब इसको दोबारा हम चलाते हैं, हर 2 सेकंड पे प्रिंटिंग हो रहा है। अब हम एंड की को प्रेस किए, एंड की प्रेस हो गया, प्रेस एनी की टू एग्जिट, और किसी की को बेस्ट है। बेस्ट। अब कहीं कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम भी है? नहीं। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था जहाँ पे केवी हिट और गेट सी एच दोनों को यूटिलाइज किया गया। तो इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, उससे पहले जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेब फॉर अ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच बनानी है। बट आई थिंक ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है आज के लिए, तो नेक्स्ट सेशन में बाकी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। राइट। टोटल ओके। 14 क्वेश्चन है, 50% हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं टिल क्वेश्चन 7। तो बाकी 8 to 14 हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर योर टाइम, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर दिस सेशन।